नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक लोअर एयरवे डिसऑर्डर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर एयरवे डिसऑर्डर? राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस, एस्थमा, लेरेंजाइटिस। तो यहाँ पर लोअर एयरवे डिसऑर्डर की जब बात होती है, मीन्स आपका जो श्वसन तंत्र है इसमें ब्रोंकियोल्स और अस्थमा ये शामिल होते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। अस्थमा को लोअर एयरवे डिसऑर्डर माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लोअर एयरवे में ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स शामिल होते हैं। एस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो लोअर एयरवेज, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि राइनाइटिस हो, तो राइनाइटिस का मतलब होता है नाक की सूजन, नाक से पानी गिरना, ये राइनाइटिस कहते हैं इसको, और यह एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर होता है। फेरेंजाइटिस नॉर्मली गले की सूजन या गले में इन्फेक्शन को फेरेंजाइटिस बोला जाता है, तो यह भी एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। लेरेंजाइटिस मीन्स जो स्वर यंत्र है, वॉइस बॉक्स है, उसमें जब सूजन आए या इन्फेक्शन हो तो यह भी एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अस्थमा ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर अस्थमा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इडीमेटस फेज में महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग द इडीमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? मेटिकुलस स्किन केयर प्रदान करना, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना, मरीज को मॉडरेट एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना, प्रत्येक अल्टरनेट डे पर बच्चे का वजन लेना। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो इडीमेटस फेज में महत्वपूर्ण जो नर्सिंग एक्शन होता है वह होता है मेटिकुलस स्किन केयर प्रदान करना, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो इडीमेटस फेज होती है, इसमें शरीर में अत्यधिक सूजन आ जाती है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इडीमेटस मीन्स होता है इडीमा से संबंधित, तो शरीर में सूजन बहुत अधिक आ जाएगी, जिससे त्वचा में क्या होगा, खिंचाव आ जाएगा, और जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इस स्थिति में इन्फेक्शन और स्किन ब्रेकडाउन का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब आप उसी तरह समझ सकते हैं कि जब किसी गुब्बारे में बहुत अधिक पानी भरता जाएगा तो कब तक गुब्बारा उस पानी को सहन करेगा, एक ना एक दिन वह गुब्बारा फट जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्किन ब्रेकडाउन का भी खतरा बढ़ जाता है। ये हमारी जो विशेषता होती है, इसीलिए मेटिकुलस स्किन प्रदान करना यह यहाँ का महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य होता है। अब यहाँ पर जैसे देखा जाए तो और भी ऑप्शंस हम लोगों के सामने हैं, जैसे कि फ्लूइड इनटेक बढ़ाना। अब फ्लूइड इनटेक बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, और भी परेशानी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो बॉडी है ऑलरेडी किडनी डिसऑर्डर से परेशान है। जब हम फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे तो शरीर में और सूजन बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे कि समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब और भी जो ऑप्शन है सी है, मरीज को मॉडरेट एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना। तो सूजन के कारण आराम की सलाह दी जाती है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। एक्टिविटी करवाना ही नहीं है, उससे आराम कराना है ऐसे व्यक्ति से। प्रत्येक अल्टरनेट डे पर वजन लेना, तो वजन रोजाना लिया जाता है। इडीमा और दवाओं की जो निगरानी होती है, ऐसा थोड़ी है कि अल्टरनेट डे पर हम वजन ले रहे हैं बच्चे का। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेटिकुलस स्किन केयर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन्स क्राइटेरिया किसकी जांच में काम लिए जाते हैं? जॉन्स क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर द डायग्नोस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टीबी, एड्स,
rheumatic fever, renal failure. Correct answer is option C, rheumatic fever. इसकी जांच में जॉन्स क्राइटेरिया प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो जॉन्स क्राइटेरिया का जो उपयोग होता है र्यूमेटिक फीवर के डायग्नोस के लिए किया जाता है, और यह एक मेजर और माइनर क्लिनिकल फीचर्स का है, एक सेट होता है जिससे कि र्यूमेटिक फीवर की जांच की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि दो मुख्य प्रकार के क्राइटेरिया इसमें लिए जाते हैं, मेजर और माइनर। मेजर क्राइटेरिया में जो शामिल होता है जैसे कि कार्डाइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस है, कोरिया है और इरिथमा मार्जिनेटम है, ये मेजर क्राइटेरिया होते हैं। और माइनर क्राइटेरिया फीवर, आर्थ्रैल्जिया एलिवेटेड, ईएसआर, सीआरपी, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल्स, तो ये भी क्राइटेरिया यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक प्राथमिकता मीन्स सेकेंडरी प्रिवेंशन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है अ होम हेल्थ केयर नर्स विजिट्स ए पेशेंट्स होम टू चेंज ड्रेसिंग। द स्कूल हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स ए प्रोग्राम टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। द पेशेंट अटेंड्स cardiac rehabilitation sessions. A 50-year-old woman with no history of disease attends a routine screening. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 वर्षीय महिला जिसे कोई बीमारी नहीं है नियमित जांच के लिए जाती है, तो यह सेकेंडरी प्रिवेंशन का उदाहरण है। Secondary prevention focuses on early detection and intervention to halt or slow disease progression in asymptomatic individuals. Examples include screening, mammograms, blood pressure checking. तो इस प्रकार से आंसर डी यहां पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सीजर? सीजर के दौरान कौन सी नर्सिंग देखभाल की जाती है? एयरवे मेंटेन रखना, मरीज को एंटी कन्वल्सेंट दवाइयां देना, मरीज को चोट आदि से बचाना, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन यहां पर सही है। सीजर्स के दौरान नर्सिंग देखभाल के संबंध में, सीजर्स के दौरान मरीज की सुरक्षा और एयरवे की रक्षा करना प्राथमिक नर्सिंग कर्तव्यों में शामिल होता है। तो एयरवे मेंटेन रखना, सीजर के समय टंग फॉल या सीक्रेशंस के कारण एयरवे ब्लॉक हो सकता है, इसलिए साइड पोजीशनिंग और सक्शनिंग की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जांच हेतु निम्न में से कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है? Which of the following investigations is not used for diagnosing neurological problems? EEG, CAT scan, ECG, लंबर पंचर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेस्ट है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन? इंसुलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फिनोबार्बिटॉन एंड डेक्सोना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फिनोबार्बिटॉन एक एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन का एग्जाम्पल है। फिनोबार्बिटॉन एक बार्बिचुरेट्स क्लास की दवा है जिसका उपयोग सीजर्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रभावशाली एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमा का मेटाबॉलिक कारण, मेटाबॉलिक कॉज क्या हो सकता है? व्हाट इज द मेटाबॉलिक कॉज ऑफ कोमा? हाइपोक्सिया, सेरिब्रल इस्चीमिया, इन्फेक्शन, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोक्सिया, यह कोमा का मेटाबॉलिक कारण हो सकता है। तो यहां पर
क्योंकि मेटाबॉलिक की जब बात की जाए तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। और यदि अन्य भी कारण यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जो संभावित कारण ये सभी है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्या पूछा गया है, हाई मेटाबॉलिक पूछा गया है। तो जब भी मेटाबॉलिक पूछा जाए तो ये सभी ऑप्शन नहीं सही होंगे, केवल हाइपोक्सिया सही होगा। और संभावित कारण यदि पूछे जाएं तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोपैथिक बीमारी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोपैथिक डिजीज? जब बीमारी का वास्तविक कारण ज्ञात हो, जब बीमारी का वास्तविक कारण ज्ञात ना हो, जब बीमारी बहुत अधिक गंभीर हो, जब बीमारी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती हो। तो इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन बी सही है। जब बीमारी का जो कारण है वह पता ना हो, वास्तविक कारण क्या है, किस कारण से यह बीमारी आई है, इस बीमारी को इडियोपैथिक बीमारी कहा जाता है। तो इडियो का जो मतलब होता है हिंदी में स्वयं, और पैथोस मीन्स होता है बीमारी। तो जो बीमारी जिसका कारण ज्ञात नहीं है वह स्वयं में ही बीमारी है और पता नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनको इडियोपैथिक बीमारी कहा जाता है। तो जो इसके हम लोग एग्जाम्पल यदि देखें तो जैसे कि एपिलेप्सी है, मिर्गी का जो दौरे होते हैं, इनका कोई अभी स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। तो लेप्रोसी भी, सॉरी, एपिलेप्सी या मिर्गी के जो दौरे होते हैं यह भी एक इडियोपैथिक बीमारी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोमाटोस पेशेंट में न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करने के लिए नर्स के रूप में आप क्या करेंगी? What will you do as a nurse to maintain the nutritional state of a comatose patient? Start oral feeding, give a small meal frequently, give soft diet orally, start intravenous therapy. तो एक कोमाटोस पेशेंट है, कोमा की स्थिति में जब पेशेंट होता है तो खाना निगल नहीं सकता है, और ओरल, क्योंकि यदि खाना निगलने की यदि कोशिश भी होगी तो ओरल फीडिंग से क्या हो सकता है, एस्पिरेशन का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नर्स के रूप में आप क्या करेंगे, स्टार्ट इंट्रावीनस न्यूट्रिशनल स्टेटस यदि मेंटेन करना हो तो ओरल फीडिंग तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ओरल फीडिंग से क्या समस्या है, एस्पिरेशन की समस्या हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टार्ट इंट्रावीनस थेरेपी। अब यहाँ पर यदि बी ऑप्शन देखा जाए या सी ऑप्शन देखा जाए, ये सभी ओरली यानी कि मुंह से दिए जाने वाले खाना होते हैं, तो इसलिए ये सभी आंसर गलत हो जाएंगे। कोमाटोस पेशेंट की स्थिति ऐसी होती है कि वह खाना निगल नहीं सकता और ओरल फीडिंग से एस्पिरेशन का खतरा होता है। इसलिए ओरल फीडिंग उचित नहीं है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और निगलने में दिक्कत होती है। ऐसे मरीजों में न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए पैरेंटरल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रैक्चर पूरी अस्थि एंटायर बोन में उपस्थित हो तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? व्हेन अ फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स द एंटायर बोन, व्हाट इट इज कॉल्ड? कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कंप्लीट फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर पूरी हड्डी में उपस्थित हो, जिससे कि जो बोन है पूरी तरह से टूट जाती है, तो इसको कंप्लीट फ्रैक्चर बोला जाता है। इसलिए ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की। तो इसमें जो हड्डी होती है वो केवल आंशिक रूप से, मीन्स पार्शली रूप से टूटती है, इसलिए यह इसे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, तो इसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्लीट फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें जो फ्रैक्चर है वो पूरी हड्डी में उपस्थित होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।